अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा नजम सेठी साहब, बहुत बड़ी डेवलपमेंट। अब अफ़गान तालिबान ने जंग के ख़ात्मे का ऐलान भी कर दिया और कहा है कि आलमी बरादरी के साथ वो मिलकर चलेंगे। ये ऐलान तो वो आज कर रहे हैं, लेकिन आज से एक हफ़्ते पहले जब दोहा मुज़ाकरात हो रहे थे तब आपने एक बात कही थी। मेरा ख्याल है मैं पहले ऑडियंस को, नाजरीन को वो सुनवाऊँ, उसके बाद हम उस पर मज़ीद बात करेंगे। मुझे ये बताइए कि 1997 में जब तालिबान आए थे तो 2001 तक उनकी रेजीम रही, तो अपार्ट फ्रॉम वो जो उनके रिलीजियस इश्यूज़ हैं, उन्होंने सवाए ये कि ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी, उन्होंने और तो कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसके साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी के वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं उनको कोई नुकसान पहुंचा हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तालिबान जैसे उस वक़्त उन्होंने काबुल ले लिया था, तो अगर अब भी उनको इजाज़त दे दी जाए कि जी ठीक है आप जाएं, जो कर लें, जो जी लेते हैं काबुल तो ले लें। मतलब मेरा ये कहने का है कि ये तालिबान और उस वक्त के तालिबान में फ़र्क नहीं है। ये ज़्यादा ज़हीन नहीं है उनसे, ये ज़्यादा इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी का पता नहीं है, जो उस वक्त तो बिल्कुल पता नहीं था। उस वक्त तो ये ओसामा बिन लादेन का भी मसला था। अब तो बड़ा क्लियर है कि किसी किस्म की टेररिज्म नहीं एक्सपोर्ट होगी यहाँ से, जो विच इज़ अगेंस्ट द इंटरनेशनल कम्युनिटी। वो पाकिस्तान का मसला और है। तो क्यों नहीं तालिबान को जंग लड़ रहे हैं, जीतें, काबुल में आ जाएं, फिर वो नेगोशिएट करेंगे, फिर ऑयल पाइपलाइंस भी होगी, सब कुछ होगा। वो और बात है कि ख़वातीन के ऊपर वही उसी किस्म का रवैया होगा और बाकी लिबरल्स और सेकुलरिस्ट के ऊपर वही उसी किस्म के मसले होंगे। मगर कारोबार करेंगे वो चाइना के साथ भी करेंगे, अमेरिका के साथ भी करेंगे, पाइपलाइंस भी आएंगी। तो क्या इसमें हर्ज क्या है अगर वो एक इस किस्म की रेजीम वहाँ आ जाती है। अच्छा, एक हफ्ते पहले जब हर किसी, कोई भी शोर नहीं था, आप बड़े कॉन्फिडेंट थे। ये कैसे आपको इतना कॉन्फिडेंस था कि ये होगा? डील थी या ये सब कुछ आनन फानन हुआ और आपको इल्म था? नहीं, ऐसे है कि मैं काफ़ी अरसे से वॉच कर रहा हूँ ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि दोहा में फ़ाइनल सेटलमेंट होगी कि किस किस्म की हुकूमत आएगी वहाँ और कैसे तालिबान को अकोमोडेट किया जाएगा वहाँ। और मुझे ऐसे ही लग रहा था ये बातों से कि ये बातें ही हैं, ये होनी कुछ भी नहीं है यहाँ। तालिबान ने 1 साल खींच लिया है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी कि एक डील हो गई है और जिसके ज़रिए एक ब्रॉड बेस गवर्नमेंट बनेगी काबुल में और अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ करेगी। तो वो दिन है और 1 साल गुजर गया, कोई पेशकदमी नहीं हुई इस पर। अलबत्ता जो हो रही थी पेशकदमी वो ये थी कि तालिबान जो थे वो मिलिटरीली ज़्यादा मजबूत होते जा रहे थे और उनकी अटैक्स भी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। हालांकि जो एग्रीमेंट जो पहले हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में और उसके बाद भी जो दोहा में बातें होती रहीं और मुख्तलिफ़ जगह पे बातें होती रही, उसे ऐसे ही लगता था कि ये उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनको लारी लपा दे रहे हैं, टाइम गेन कर रहे हैं और जब और उससे कामयाब हो रहे हैं। अब जब ये आखिरी राउंड दोहा का हुआ तो इसमें तो प्रेसिडेंट बाइडन बैठे हुए थे। अब प्रेसिडेंट बाइडन बैठे हुए थे तो प्रेसिडेंट बाइडन ने तो आते साल डोनाल्ड ट्रंप के बहुत आगे बढ़ गए ना। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा था कि हम विड्रॉ करने के लिए तैयार हैं और हम करेंगे, डेट नहीं दी थी। बाइडन ने आके जब डेट दे दी कि सितंबर के बाद से पहले सारी विड्रॉल हो जाएगी और ये फर्म कमिटमेंट है, उसके बाद तो कोई इंसेंटिव नहीं रहा था तालिबान के पास कि वो किसी भी बात को माने। तो ये इन लोगों की ये खुशफहमी थी कि हम उनको मना लेंगे और नज़र मुझे आ रहा था कि ये किसी किस्म की वो बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन को तब्दील करेंगे। जब ग्राउंड की सिचुएशन तब्दील हो जाएगी तो उनकी नेगोशिएटिंग पोजीशन भी मजबूत हो जाएगी। तो 1 साल खींच लिया, वो और कुछ अरसा भी खींच लेंगे। तो मुझे उस दिन नज़र आ रहा था कि दोहा में कुछ नहीं मिलना इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और होना यही है कि उसके बाद ये दोहा टॉक्स के बाद कुछ नहीं होना। तालिबान ने अपना फिर आगे बढ़ना है और जब वो आगे बढ़ेंगे, बिकॉज सितंबर तो पहुँच आया ना जी, वो तो अभी आ गया है। और तो मेरा ख्याल था कि ये तालिबान जो हैं ये सीधा अब काबुल की तरफ जाएंगे। शुरू में ये आहिस्ता आहिस्ता, आपको याद होगा एक प्रोग्राम में मैंने ये भी कहा था कि पहले वो काबुल के बाहर आके रुक जाएंगे और वहाँ बैठ के फिर कुछ मुज़ाकरात होंगे, फिर वो जाएंगे आगे। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। ये पहले उन्होंने आउटपोस्ट्स, दूर दराज के इलाके जहाँ से अमेरिकन सप्लाई नहीं कर सकते थे और उनके जो फ़ौज थी वो कमज़ोर हो चुकी थी, सप्लाई लाइन्स टूट चुकी थी और अमेरिकन विड्रॉ कर गए थे, कंट्रैक्टर्स विड्रॉ कर गए थे। तो मेरा ये ख्याल था कि ये आहिस्ता आहिस्ता घेराव करेंगे और घेराव करके ये आएंगे काबुल की तरफ, सीधा काबुल के ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो उन्होंने वैसे ही किया। तो आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि ये ऐसे ही होगा।
अच्छा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब तो सदर बाइडन की पॉलिसी को बड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं मई 1 कह रहा था, आप उसको सितंबर तक ले गए, यानी कि वो भी मज़ीद खामियां तलाश कर रहे हैं। यहाँ ये क्वेश्चन पैदा होता है, आपने अफगान फोर्सेस की बात की, यूएस फोर्सेस क्यों ना ठहर सकें, जिनकी तारीफ़ की जाती है, जिनको हाईटेक फोर्सेस कहा जाता है, जिनके पास तमाम टेक्नोलॉजी है, और इसके बावजूद वो मुकाबला करने के बजाय भागी, अफगान फोर्सेस भी ना ठहर सकी? नहीं, देखिए अमेरिका ने जाना था ना, उन्होंने कह दिया हम जा रहे हैं जी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अफगान आर्मी, जिसके बारे में प्रेसिडेंट जो बाइडन कह रहे थे, अभी एक हफ़्ता पहले कह रहे थे कि जी वो 3 लाख हैं, हमने उनको बड़ा ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी है, अरबों डॉलर्स उसके ऊपर उनके ऊपर ख़र्च किए हैं, हर साल उनकी तनख्वाहें देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि तालिबान जो है वो रातों रात वहाँ पहुँच जाए। ये फ़ौज जो है ये लड़ेगी, ये मोटिवेटेड है, ये फुली ट्रेंड है, ये उनका मौक़िफ़ था। तो सवाल ये फिर खड़ा हुआ कि ये उन्होंने जब बगैर लड़े और उन्होंने अपने हथियार भी गिरा दिए, और तालिबान इतनी जल्दी 7 दिन के अंदर अंदर वो काबुल में आके बैठ गए, कैसे? तो ये सवाल खड़ा होता है फिर। तो अब ये दूसरा सवाल है ना, पहला वही था कि तालिबान ने इस्तेमाल कैसे किया इस सब चीज़ को। तो देखिए इसमें 3-4 कुछ सियासी वजूहात हैं और कुछ मिलिट्री रीजंस हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि याद रहे कि आप खुद ही कह रही हैं कि इनको अमेरिकनों ने ट्रेन किया था जी। अमेरिकन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अमेरिकनों ने इनकी उस किस्म की ट्रेनिंग की थी जैसी वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा। उनकी ट्रेनिंग के अंदर सारे जो एलिमेंट्स ऑफ मिलिट्री पावर होते हैं वो सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, एयर पावर, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई लाइंस, लाइक अ मॉडर्न आर्मी। राइट, ठीक है, वो उसके आदी हैं। हाँ, वो सारा कुछ। और आपने देखा उनके लिए एयर सपोर्ट कितनी अहम रही थ्रू आउट। हर मिशंस के ऊपर उनकी एयर सपोर्ट होती थी, फिर अफगान आर्मी अंदर जाती थी, लड़ती थी। तो जब उन्होंने ये फैसला किया कि हमने विड्रॉ करनी है अपनी एयर सपोर्ट, क्योंकि वो तो वापस जा रहे थे। अच्छा। तो जैसे ही एयर सपोर्ट विड्रॉ की तो एक बड़ा क्रिटिकल एलिमेंट था सारी ट्रेनिंग का और वॉरफेयर का, जो कि उन्होंने छीन लिया उनसे। अब वो अफगान आर्मी रह गई विदाउट एयर सपोर्ट। तो सबसे पहले तो ये है कि जो कंट्रैक्टर्स, जो ट्रेनर्स जो साथ जाते थे उनके जंग के अंदर, फ्रंट लाइन से होते थे, ट्रेनिंग दे रहे होते थे, साथ साथ उनको गाइड कर रहे होते थे, खुद साथ हर एक जो कमांडो यूनिट अगर कोई जाता था लड़ने के लिए तो साथ 2 अमेरिकन भी होते थे। वो सारा ख़त्म हो गया सिलसिला, जिसकी वजह से महरूम हो गई अफगान आर्मी। वो पिलर्स जो थे जिसने उनको उठा के रखा हुआ था। दूसरी बात बड़ी अहम है कि पुराने ज़माने में जब अमेरिकन साथ थे तो अब अफ़गानिस्तान आपको पता है कितना बड़ा है, वो 400 मील दूर, 300 मील दूर छोटे छोटे पोस्ट्स होते थे। जब तालिबान उनको अटैक करते थे तो अमेरिकन एयरफोर्स जो थी, जो कि साथ थी, वो फ़ौरन वहाँ पहुँच जाती थी और बम्बार्डमेंट करती थी और वो फिर पीछे हट जाते थे। अच्छा। एक तो ये भी एलिमेंट विड्रॉ हो गया। फिर ये था कि सारी सप्लाई लाइन्स जो थी वो बाय रोड तो जाती नहीं थी, वो बाय एयर ट्रांसपोर्ट जाती थी। वो भी अमेरिकन लेके जाते थे सप्लाई लाइन्स में, राशंस भेजने हैं, एमुनिशन देनी है, सब कुछ देना है। तो वो अमेरिकन स्टाइल है ना ये, ठीक है। जहाँ भी अमेरिका जंग करता है ऐसे ही करता है, सारी लॉजिस्टिक्स साथ होती। वो भी ख़त्म हो गए जब सोल्जर्स ने देखा कि हमारी अब खाना भी पूरा 3 वक्त का नहीं मिल रहा, एमुनिशन भी ख़त्म हो रही है, सप्लाई लाइन्स जो हैं वो जहाज़ नहीं आ रहे हमें देने के लिए, तो डीमोरलाइजेशन सेट इन होगी कि हो क्या रहा हमारे साथ। तो एक तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इश्यूज थे, तो पॉलिटिकल के जो मिलिट्री इश्यूज थे, ये मिलिट्री थे ना, ये पॉलिटिकल। अच्छा, अब पॉलिटिकल की उससे पहले 1-2 और भी मिलिट्री इश्यूज थे। वो ये थे कि तनख्वाहें जो थी वो भी टाइम पे अब मिलनी बंद हो गई थी, बिकॉज इतनी क्राइसिस हुई हुई थी अफगानिस्तान के अंदर। पहले तो कुछ गोश्त एम्प्लॉयज़ भी थे, गोश्त सोल्जर्स भी थे, अब तनख्वाहें मिलनी भी टाइम पे कम हो गई थी, और वो तनख्वाहें भी उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी उनको मोटिवेट करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इसलिए वहाँ एक डीमोरलाइजेशन शुरू हो गई थी और उनकी फाइटिंग एबिलिटी उस आर्मी की बिल्कुल ख़त्म होने जा रही थी। अब आइए सियासी रीजंस। सियासी रीजंस 2 किस्म के थे। एक थे जो तालिबान ने इक़दाम किए, और एक थे वो जो प्रॉब्लम्स बन रहे थे प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर। तालिबान ने तो ये फ़ैसला किया कि हमने जहाँ मौका मिलेगा हम अफ़गान नेशनल आर्मी को कहेंगे सरेंडर कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम अमेरिका जा रहा है, अब लड़ने का फ़ायदा कोई नहीं है, हम मारना नहीं चाहते आपको, हम आपको पनाह देंगे, अपने हथियार दे के घर जाएँ आप।
आप क्यों यहाँ लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ना चाहते आपसे, अगर आप करेंगे तो फिर हम लड़ लेंगे। आम माफी का ऐलान, तो उन्होंने बहुत जगह पे ये एमनेस्टी का ऐलान कर दिया। और जब सोल्जर से देखा कि सप्लाई लाइंस भी नहीं है, एमुनिशन भी खत्म हो रही है, एयर सपोर्ट भी नहीं है, अमेरिकन भी जा रहे हैं, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं लड़के, तो हमें कह रहे हैं हथियार जाएं और हम घर जाएं, हमें मारने का कोई इरादा नहीं है, हमें कुछ नहीं, तो हम जाते हैं। उन्हें नजर आ गया उनको, तो उन्होंने फिर सरेंडर करना शुरू कर दिया। तालिबान ने इस तरीके से बहुत से आउटपोस्ट इकट्ठे कर लिए, एक मोमेंटम बन गया। अच्छा। तालिबान ने ये ले लिया गजनी, अब ये और ये आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा माहौल बन, जिसके साथ और डिमोरलाइजेशन, ताकि ये रास्ता खुल जाए कि अब आप काबुल की तरफ बढ़ें। सारा जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं और या सदर्न एरियाज़ हैं उन सबको स्टिच अप कर लिया जैसे कहते हैं। अच्छा। और इसी तरीके के साथ उन्होंने जो दूसरे इलाके थे जहाँ वॉरलॉर्ड्स हैं, इस्माइल खान वगैरह, उनके साथ भी उनको भी यही कह के उनको भी ठंडा करके उनके भी हथियार गिरा के उनको कहा रिलैक्स करो, आप भी घर जाएं, कोई इशू नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ एक तो तालिबान की बड़ी ज़बरदस्त पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी जिससे मिलिट्री स्ट्रैटेजी को हेल्प किया। अब आइए जो प्रॉब्लम्स बन गए, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ऑफ प्रेसिडेंट गनी। प्रेसिडेंट गनी ने जहाँ भी कोई थोड़ी बहुत सेटबैक होती थी, ये फॉरेन कमांडर चेंज कर देते थे। प्रेसिडेंसी में एक साहब बैठे हुए थे जो ब्रिटिश ट्रेंड इनके एक एडवाइज़र थे, वो सारा वक्त आर्मी के कमांडर्स को चेंज कर रहे थे, यहाँ नहीं ठीक हुआ इसको चेंज कर दो, यहाँ नहीं ठीक। एक जंग के दौरान ऐसे कमांडर्स को चेंज करना इज डीमोरलाइजिंग। पता नहीं 2 या 3 आर्मी चीफ्स उन्होंने, के बाद उन्होंने दूसरे आर्मी चीफ्स की तब्दीली होती रही, रातों रात एक आर्मी चीफ आया, दूसरा आर्मी चीफ गया, और जो फ्रंट लाइन पे सोल्जर्स उन्हें पता ही नहीं था कि कमांड कौन कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म की जो मदाखलत हो रही थी प्रेसिडेंसी से, जो आउट ऑफ डेस्परेशन, आपको लगता है कि गनी साहब को बहुत पहले रुखसत हो जाना चाहिए था, रिजाइन कर देना चाहिए था? नहीं, देखिए वो लड़ना तो था लाइट टू द एंड, मगर उनकी जो सियासी स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल कामयाब नहीं हुई और उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी फेल कर गई बिकॉज ऑफ अमेरिकन्स। और जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, उनको चाहिए था इस वक्त आर्मी को मोटिवेट करते कैसे करते हैं लीडरशिप से। कमांडर जो होता है, आफ्टर ऑल द प्रेसिडेंट वाज द कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, तो प्रेसिडेंट शुड हैव बीन एवरीवेयर। वो उन्हें चाहिए था जहाज पकड़ते, हेलीकॉप्टर पकड़ते, फ्रंट लाइंस पे जाते, मोटिवेट करते, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी। वो तो प्रेसिडेंसी में घुस के दरवाजे बंद करके और काबुल के लिए स्ट्रेटजी वो बार बार चेंज करते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की हमाकतें थी कि जिसकी वजह से बट आप ये इधर कह रहे इधर लॉजिस्टिक सपोर्ट थी, तनख्वाहें भी मिलती थी पहले, सारे आपने उसके जितने भी एलिमेंट्स थे वो गिनवाए। ये तालिबान के पीछे ऐसी क्या ताकत है, कुव्वत ईमानी है कि वो तो फतह करते गए, फोर्सफुली लाइक आगे बढ़ते गए, हैबत तारी करते गए? नहीं, देखिए तालिबान के पास भी बाहर निकल सकते हैं, कोई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं थे। यही उनके पास ना आर्टिलरी थी ना एयरफोर्स थी। तो फिर तो इसीलिए जब अफगान आर्मी विद द हेल्प ऑफ अमेरिकन जब वो ये इस्तेमाल करते थे, तो तालिबान यहाँ से वहीं खड़े रहे ना। अच्छा, यानी जब उनकी ताकत और तायद थी तब तक तालिबान महसूर थे। बिल्कुल। वो जैसे हटे खला पैदा हुई, उसके अंदर तालिबान उन्होंने फिल कर दिया। और जो जैसे मैंने कहा, इसके सियासी रीजंस ये थे कि मिलिट्री लीडरशिप नहीं थी, और फिर जिस तरीके से अमेरिकन ने जब पुल आउट किया, जो खला पैदा हो गई ट्रेनिंग के अंदर और जो बैटल टैक्टिक्स के अंदर, उसकी वजह से आर्मी कोलैप्स कर गई और गनी साहब आइसोलेट हो गए। और जाते जाते मैं ये कह दूं, जो लोग बाहर बैठे हुए थे, करजई, अब्दुल्ला, इस किस्म के लोग, उनको समझ आ गई थी, अगर हमें यहाँ बैठ के समझ आ रही है तो उनको भी समझ आ गई थी। वो तो स्टेक होल्डर्स थे, वो तो प्लेयर्स थे कि अब गनी की हो रही छुट्टी, क्योंकि तालिबान ने ये डिमांड कर दिया था कि जब तक गनी बैठा है हम कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो तो ऑलरेडी लॉबिंग फॉर पोजिशंस हो गए थे कि हमसे बात करें। तो वो एक और वजह थी जिसकी वजह से गनी और भी कमज़ोर हो गया, और सारे अफगान की जो स्टेक होल्डर्स, उनको ये पता था ये तो जा रहा है। तो तालिबान को भी पता चल गया और थोड़ी सी वक्त की इंतज़ार है, फिर हम कर लेते हैं, ये तो सारे की छुट्टी हो रही है। तो उन्होंने 10 दिन के अंदर दिस इज हाउ, वो जब आए हैं तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिली। 7 दिन के अंदर 10 दिन तो अभी हम ज़्यादा गिन रहे हैं। मगर मैंने कहा था कि काबुल आएंगे, फिर पहले बाहर बैठेंगे, फिर कुछ बात तय करके फिर आगे जाएंगे। अभी भी ये हुआ कि जब ये आए, सारे हर जगह पे आए, हर कोने से आए, आके बाहर बैठ गए, कुछ लोग अंदर गए, फिर मुल्ला बरादर ने दोहा से बयान दिया कि जो अंदर भी काबुल में चले गए वापस बाहर आए। हमने कोई मार कुटाई नहीं करनी, कोई लूट मार नहीं करनी, कोई औरतों के ऊपर तशद्दुद नहीं करना, कोई इस किस्म की कोई बात नहीं करनी। हम बड़े रीजनेबल लोग हैं, हमने जो कहा था हम आके बैठे हैं अब यहाँ। वो और बात है, कुछ लोग चले गए प्रेसिडेंसी पे जाके तस्वीरें खिंचवा ली वगैरह, मगर कोई किसी किस्म का हमला काबुल के ऊपर नहीं किया उन्होंने। अच्छा। जिसकी वजह से अब एक उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया है कि हम अमन चाहते हैं, मगर अपनी टर्म्स के ऊपर अमन चाहते हैं। अब हम आ गए हैं,
अब हमारे साथ बात कर लें कैसे आगे बढ़ना है। और आगे भी बढ़ने का बराबरी की बुनियाद पर तय पाएगा, या उन्होंने कहा हम आगे हैं और हम फाते हैं, हमारी मर्जी से हम आगे होगा? हैं, हम फाते हैं, मगर हम अभी भी इसको ब्रॉड बेस्ड बनाना चाहते हैं। अच्छा। हमारे से बात करें कि हम अमन चाहते हैं। अगर हम आके कहेंगे कि जी बराबरी नहीं होनी, हम ही करेंगे, तो हो सकता है फिर जंग शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है कि यूएस कहाँ खड़ा है अब इस इनखला के बाद, और पाकिस्तान का क्या किरदार है आने वाले दिनों में, तालिबान क्या करेंगे, इस पर बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा एनएस, ऐसा है कि एक अफगान सियासी वफ्द इस्लामाबाद के दौरे पर भी आया, वहाँ भी बातचीत हो रही है। फिर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का क़याम अफगानिस्तान में अमल में लाया गया था इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए और वहाँ जो पॉलिटिकल सेटलमेंट है उसके लिए, लेकिन इत्तलाती आ रही हैं कि तालिबान उसको तस्लीम नहीं करे। उसमें हामिद कारज़ई भी शामिल हैं, गुलबदीन हिकमतयार हैं और अब्दुल्ला भी हैं। आने वाले 10-15 दिन में आप क्या होता देख रहे हैं अफगानिस्तान में? इतना मुश्किल सवाल है। क्या देख रहा हूँ मैं? आपने पहले ही ये वो जो नेशनल कमीशन बनाई गई उसको फारग कर दिया आपने जी। और आपने कहा कि यहाँ जो लोग आए हुए जी। हैं, वो जो यहाँ लोग आए हुए हैं वो कोई जो नंबर 1 नहीं है, वो हाई क्वालिटी लोग नहीं है, उनके पास कोई फास्ट निगोशिएटिंग पोजीशन नहीं है उनकी। अच्छा। हाँ, दिस इज नॉट द टॉप लीडरशिप जिससे बात होनी चाहिए। अलबत्ता चले एक रोल अदा कर सकते हैं। नंबर 1 कौन है फिर? ये तो नंबर 1 तो अभी यही तो सारा इश्यू है। देयर इज ओनली वन नंबर 1 एंड दैट इज द तालिबान। अच्छा। अब यहाँ उनके गनी तो फारग हो चुका है जी। करजई साहब भी मैंने सुना है जहाज लेके निकल गए हैं। हामिद कारज़ई साहब भी निकल वो गए तो कह रहे थे मैं यहीं रहूंगा। हाँ, वो मैंने सुना है, वो भी निकल गए हैं। अच्छा। आज की लेटेस्ट खबर ये है, हो सकता है मैं गलत मुझे पता चला हो, मगर खबर यही है। तो अब बात ये है कि आगे क्या होने जा रहा है। देखिए हमारे यहाँ भी आज बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशंस हुई हैं सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जी। सब बैठे हुए थे, सोच रहे थे करना क्या आगे। उधर से अभी हमें अमेरिका की तरफ से अभी तक यही बयान आ रहा है कि कोई ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए, ये होना चाहिए। और तालिबान की तरफ से भी ये बात आ रही है कि हम अब सोच रहे हैं कि किस तरीके से इंक्लूसिव किस्म की हुकूमत बनाई जाए और लोग, ताकि कोई ये फ़िक्रमंद जो लोग हैं, फ़िक्र ना होना चाहिए किसी को। और वो क्लियरली ये सोच रहे हैं कि बेस्ट वे क्या है आगे बढ़ने का, जिसके साथ हमें चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, ये कम से कम इनकी रिकग्निशन तो हमें मिले। अच्छा। तो उसके लिए जाहिर है अब वो सोच रहे हैं कि कैसी हुकूमत बनाई जाए। उनका ये कहना है कि हम अगले 6 माह के लिए हम एक इंटरिम हुकूमत की सोचेंगे, पक्की हुकूमत का नहीं सोचेंगे। अच्छा, अबूरी हुकूमत। अबूरी हुकूमत एक सोचेंगे। उसमें अबूरी हुकूमत कैसे होगी, कौन होगा उसके अंदर, मेरा ख्याल है फिर मुज़ाकरात शुरू होंगे। अब किससे होंगे? अब तालिबान काबुल में बैठे हुए उनके साथ होंगे। किसके होंगे? अब दोहा में नहीं होंगे, अब काबुल में होंगे। किसके होंगे? अच्छा, उसमें मेरा ख्याल है वही उसमें मेरा ख्याल है लीडरशिप पाकिस्तान करेगा और लीड पाकिस्तान करेगा और पाकिस्तान और चाइना होगा। उसमें बहुत अहम जो मेजर प्लेयर्स जो हैं वो अब चाइना और पाकिस्तान होंगे और कुछ हद तक रूस और ईरान। अच्छा। और टर्की भी। रीजनल पावर्स आ गए। ये रीजनल पावर्स। ओके। अब आप भूल जाएं कि अमेरिका का कोई रोल होगा या नहीं होगा। वो उस स्टेज पे होगा जब यहाँ को फैसला हो जाएगा तो अमेरिका अगर मुतमईन होगा तो फिर अमेरिका का रोल आएगा। बिकॉज देखिए अमेरिका यूएन को कंट्रोल करता है, तो अगर अमेरिका कहेगा कि इनको नहीं रिकग्नाइज करना तो वीटो पावर भी इस्तेमाल कर सकता है, हर किस्म की चीज़ कर सकता है। अच्छा। तो मेरे ख्याल शुरू में ये होगा कि ये बातचीत शुरू होगी अगले 10-15 दिन के अंदर, जबकि सारी तालिबान लीडरशिप खुद इकट्ठी होगी। अभी तो बिखरे हुए ना उनके लीडर्स भी, कोई दोहा में बैठा है, कोई इस्तांबुल में बैठा है, कोई ईरान में बैठे हैं, कोई काबुल में हैं, कोई कहीं और हैं, कोई पाकिस्तान में भी हैं। तो अब ये सारे इकट्ठे होंगे, ये शूरा वूरा बुलाएंगे, वहाँ बैठ के ये आपस में तय करेंगे कि अब हमने आगे कैसे बढ़ना है और कोई लामल लाएंगे इसमें कि जी हम। तो उस सूरत में फिर आपको पता चलेगा कि मुज़ाकरात क्या होंगे और किस पे होंगे। और ये मेरा ख्याल अगले 10-15 दिन में ये मीटिंग्स हो जाएंगी और पाकिस्तान भी अपने फार्मूले लेके जाएगा। सब पाकिस्तान चाइना ऑलरेडी आपस में बातचीत में है। चाइना सबसे पहले जो मैं समझता हूँ चाइना और पाकिस्तान पहुँचेंगे वहाँ। चाइना ने वेलकम भी किया है। और चाइना ने तो खैर पाकिस्तान ने भी वेलकम किया है और चाइना ने भी वेलकम किया है कि ठीक है दिस इज़, अगर ये अफगानिस्तान की आवाम का ये सोच है और उनकी ये राय है तो हम कौन हो मुस्तरद करने के लिए। ठीक है, तालिबान की राय और अफगानिस्तान के अवाम की राय में अभी तक आपको फ़र्क लग रहा है कुछ? आपने नहीं, देखिए ना, डोंट फॉरगेट कि तालिबान तो सारी तालिबान की फ़ोर्स जो है वो 75,000 या लाख के करीब जी।
तो बाकी सारा अफगानिस्तान पड़ा है ना, वहाँ तो सिर्फ पश्तून तो नहीं है, पश्तून में भी डिविजन्स हैं। Exactly, सारे बहुत से पश्तून तो कबीले, तालिबान को नहीं एक्सेप्ट करते, बहुत इसीलिए से। तो भागदौड़ हो रही है। जी ठीक है ना, ज़्यादातर तो पश्तूनों की भागदौड़ हो रही है। वो नॉर्थ में तो ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा वो तो वही हैं, वो तो इधर उधर नहीं हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि तालिबान सारे अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर तालिबान सारे अफगानिस्तान को साथ लेके नहीं चलेंगे तो आज नहीं कल फिर गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला ही है, आगे 10-15 दिन में भी कोई सेटलमेंट नहीं होगी। नहीं, सेटलमेंट नहीं होनी, मगर एक बात वाजे हो जाएगी कि जो भी फार्मूला आएगा उसमें आगे जाके जो बनेगी हुकूमत वो तालिबान डोमिनेटेड हुकूमत होगी। अच्छा, वो एमिरेट ऑफ इस्लाम होगी, मराते इस्लामिया जैसे माजी जो में भी कि हमने उन्होंने देखा, कहा है। लेकिन रविश मुख्तलिफ होगी ना आपकी बार तो। वो पुराने वो जो पहले दफ़ा उन्होंने की थी वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो उस वक्त उन्होंने एक्सक्लूसिव बनाई थी अपनी। अच्छा। और इसीलिए प्रॉब्लम्स ही आ गए थे उनको। ठीक है। नए नए थे ना, अब वो सबको साथ लेके देखिए ना, जिस तरीके से वो अंदर आए हैं गोली फायर किए बगैर, कोशिश उनकी यही थी कि लड़ाई झगड़ा ना हो, तो यही उनका रवैया रहेगा आगे। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा तालिबान बड़े रीजनेबल किस्म की बातें करेंगे। अरे लेकिन आप कह रहे हैं वो डोमिनेंट होंगे तो जमहूरियत कैसे होगी, फिर खातीन जमहूरियत के राइट्स, आप फिर जमहूरियत का ना सोचें। आप जिस तरीके से आप और हम जमहूरियत सोचते हैं ना, उस किस्म की जमहूरियत नहीं होगी वहाँ। एमिरेट के अंदर जमहूरियत तालिबान की जमहूरियत होगी, जो वो चाहेंगे वही होगा। बाकी ये है कि क्या वो डिसेंट्रलाइज करेंगे पावर ये ताकि बताएं। लड़ाई झगड़े ना हो, हर एक वॉरलॉर्ड को एक्सेप्ट करेंगे कि जी अगर हम ये कहेंगे आप ये करेंगे, बाकी आप बैठ जाए वहाँ, आप अपने मामलात अपना खुद देख मामला। लें। हाँ। तो वो डिसेंट्रलाइज करेंगे? अथॉरिटी करेंगे मेरा ख्याल है। अच्छा, सबकी बात करें, रशिया की, ईरान की, आप चाइना की बात करें, तस्लीम कौन कौन से ममालिक करेंगे और उनके इंटरेस्ट होंगे इस मामले में? बिल्कुल, हर मुल्क जो है ना रीजन का, और वो तैयार है उनको तस्लीम करने के लिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए, हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। पाकिस्तान से शुरू करते हैं। पाकिस्तान तालिबान को कहेगा खादम हाज़िर है, आप सिर्फ मेहरबानी करें कि ये टीटीपी और ये दाइश वाइश और ये बलोच जो वहाँ बैठे हुए इंसर्जेंट सेपरेटिस्ट्स, उनको प्लीज़ ठीक है। मेहरबानी करके उनका आप फारग करें। जिम्मा ले लें। हाँ, उनको फारग हमें करें, तंग ना करें। उन्हें हम तंग ना करें, नहीं तो फिर हमारे साथ तल्लुकात ख़राब हो ठीक जाएंगे। है। चाइना ये कहेगा देखिए वो हमारे भी उगर्स को उकसाने वाले जी। ईस्ट तुर्किस्तान के लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं, वो भी हमें तंग करते हैं, उनको भी ज़रा ठीक है, उनको भी बांध कर पट्टी अपनी बांध अपनी कर- पर्ची फेंक देगा हर कोई। हाँ। और हम तैयार हैं। और CPEC? साथ ये कि हम अब सीपैक जो है वो जाहिर है हम चाहेंगे कि पाकिस्तान से सेंट्रल एशिया जाया जाए, तो हम बिल्कुल आएंगे, इन्वेस्टमेंट लाएंगे, ये सब कुछ लाएंगे, हमें एश्योरेंसेस दें कि हमारा सीपैक जो है एक नया उसकी शाख निकलेगी थ्रू अफगानिस्तान एंड फॉरवर्ड। रशिया आके कहेगा हम भी तैयार हैं, हमारे भी दो कंडीशंस हैं। एक ये कि हमारे भी सेंट्रल एशिया के गुरिल्लाज जो हैं या इस्लामिक मूवमेंट्स जो सेपरेटिस्ट हैं या रेडिकल्स हैं या रेवोल्यूशनरीज हैं, वो भी आपके यहाँ घुस बैठी हैं, उनको भी आपने पनाह नहीं देनी ताकि हमें ना तंग कर सके। और दूसरी बात ये, हम भी गैस पाइपलाइंस लाना चाह रहे हैं, हमारी कोई गैस की पाइपलाइन जाना चाह रही है अफगानिस्तान से पाकिस्तान और फिर इंडिया, तो वो भी हम भी आपके साथ तजारत करेंगे, तो हमारे साथ भी कोई मसला नहीं है। पुरानी बातें हम भी भूल चुके हैं, आप भी भूल चुके हैं। ठीक है। ईरान भी यही कहेगा वो जो चाइना कह रहा है और जो रशिया कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, हमने आपको पनाह भी दी थी, आपके लीडर्स को, हम तो आपके साथ ही थे। हमारी शिया कम्युनिटीज़ हैं, उनको मेहरबानी करके तंग वंग ना कीजिएगा, डिसेंट्रलाइज कर दें, हमारे इंटरेस्ट हैं। अभी भी हमारे ईरान के अंदर 3 लाख अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं, कोई ऐसे हालात बनाएं ताकि हम उनको वापस भेज सकें, उनको ख़तरा वतरा ना हो, हम तैयार हैं तैयार करना। अच्छा, तो अब रह कौन गया? अब इंडिया एक बाकी रह नहीं, गया इंडिया तो जिसमें- छोड़ देना, इंडिया का तो इस वक्त वो इंडिया का आप शोर बड़ी बहुत इंसिस्ट मच कर रहा रही है, हैं इंडिया बहुत इंडिया शोर लगे हैं मच आप। रहा है वहाँ पर, अच्छा, बहुत रोना तो बात धोना। यह है कि यहाँ बड़े लोग खुश हैं कि इंडिया फारग हो गया। हाँ जी। अच्छा देखिए, इंडिया बिल्कुल फारग हो गया। इंडिया सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि पहले उन्होंने क्या नाम है उनका, करज़ई साहब, उनको पनाह भी दी, उनको सपोर्ट किया अगेंस्ट पाकिस्तान जी। और फिर उसके बाद गनी साहब को, तो इंडिया की लाइन तो कट गई है। अच्छा, मगर मैं एक बात आपको बताऊं, अगर इंडिया के अंदर भी ये बात चल रही है कि जी आप बिल्कुल फेल होगी आपकी फॉरेन पॉलिसी। एक एक्स एम्बेसडर हैं इंडिया के अफ़गानिस्तान में, उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी आज ही इंटरव्यू एक दी है जिससे उन्होंने कहा कि इंडिया ने बहुत बड़ी हमाकत की है, फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी के आपने अपने सारे अंडे जो थे पहले एक ही बास्केट में रख दिए। पहले उसके अंदर करज़ई के पास अंडे डाल दिए उसकी बास्केट में, और अब आपने करनी और आप बिल्कुल फारग हो गए हैं, इसीलिए वहाँ से सारा कोई बोरी बिस्तर उठा के इंडिया भाग गया। अब इंडिया की ये कोशिश होगी कि आगे जो कुछ हो रहा है अमेरिका के ज़रिए वो बैकडोर से वापस आए और वो भी आके तालिबान को कहे हमारी भी कोई जंग नहीं है आपके साथ, हम ये भी बना देते हैं, हम ये भी बना देते हैं, हमने तो पहले ये अस्पताल बनाया था, ये सड़क बनाई थी, वो टूट रही है, हम देने के लिए तैयार है, हमने $2 अरब खर्च किए हुए, हम $1 और अरब देने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल है तालिबान शुरू में तो उनको एंटरटेन नहीं करेंगे क्योंकि सब पैसे देने के लिए तैयार हो
जाएंगे ना, तो इंडिया से लेने की क्या, वो तो एंड पे आएगा और वो ना पाकिस्तान ले बैठा होगा, आओ तो सही। ये तो हमारी कंडीशन होगी कि इंडिया नहीं बढ़ने देना है। हाँ। तो वो तो खैर इंडिया को लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ठीक है। और आपने हर एक डायमेंशन वाजे कर दी, कौन कौन तस्लीम करने जा रहा है और किस किस के क्या इंटरेस्ट हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये सारी बातचीत। और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्या अमेरिका के हवाले से कि अमेरिका उनसे कहेगा कि हम भी रिकग्नाइज कर लेंगे। अच्छा, अमेरिका भी रिकग्नाइज हम भी कर लेंगे। हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो ये कि ये जो आईसिस है और अलकायदा है, हाँ। इसका खात्मा करें। किसी को बाहर के जो लोग हैं उनको ना आने दें, बिकॉज इस वक्त हो ही रहा है कि बहुत से लोग रेडिकल इस्लामिस्ट, कोई टूनीसिया में, कोई बांग्लादेश में, कोई इधर उधर, वो समझ रहे हैं कि वापस तालिबान वही आए हैं जो पहले आए थे, और हम उठ के यहाँ आ जाएं और यहाँ आके आईसिस को सपोर्ट करें और दाइश को सपोर्ट करें। अच्छा। तो वो भी एक शुरू हो गई है बात कि उधर से लोग उठ के आएंगे यहाँ और यहाँ आके बेस एरिया बनाएंगे अगेंस्ट द इंटरनेशनल कम्युनिटी अमेरिका के खिलाफ। तो अब वो अमेरिका इनको कहेगा ये ना होने दीजिएगा, नहीं तो फिर हमारे साथ प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। हाँ। तो अमेरिका ये कहेगा और साथ कहेगा हम पैसे देने के लिए तैयार हैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए। अच्छा ठीक है, क्लोजली वॉच तो करें। अमेरिकी मीडिया में भी इस हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन अमेरिका का यही कहना है कि तालिबान ठीक हैं अगर वो अमेरिकी मफादात को नुकसान ना पहुंचाएं। यही उनका इकलौता एक मरकज़ है, उनका नुक्ता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा एनएस, ट्विटर पे बड़े मज़े की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है पाकिस्तान को सारे प्रोसेस में बाईपास किया गया, कोई कह रहा है अमेरिका को बाईपास किया गया। अब उस तरफ कौन था और इस तरफ कौन था, ये तो एक अलग राज की बातें। तालिबान डोमिनेंट गवर्नमेंट आएगी, ये आपकी प्रेडिक्शन है। उसके पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कैसे ताल्लुकात रहेंगे, पाकिस्तान को कहाँ फ़ायदा होगा, कहाँ नुकसान हो सकता है? जी हाँ, यही एक मेन इशू है, यही डिस्कस कर रहे हैं मेरा ख्याल है हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी, कि अब कैसे डील किया जाए, मेक श्योर किया जाए कि हमें फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। और यही कैलकुलेशन रही है हमारी कि तालिबान की हुकूमत जो है वो हमसे बेहतर सलूक करेगी बनस्बत इसके कि करज़ई की हुकूमत हो या गनी की हुकूमत हो। वो हमें तजर्बे से पता चल गया कि वो हमारे हक़ में नहीं थे, हमें तंग करने वाले थे, और वो इंडिया के साथ और अमेरिकन ज़्यादा थे। तो अब बात यह है कि तालिबान को इस बात का तो एहसास है कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ी इमदाद मिली उन्हें, सेंचुरीज़ भी मिली, यहाँ सेफ हेवन्स भी मिले, बहुत कुछ मिला पिछले 20 साल। टैंक में भी बताया था बहुत कुछ मिला। वो यही तो हमारे पे इल्ज़ाम है कि हमने तालिबान की हमने पाले जी बहुत कुछ किया, तो उनको भी इस बात का एहसास है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल लेट जाएंगे और कहेंगे जी ठीक है अब जो कहेंगे हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो सिस्टम है बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ वो शायद आपकी बात ना माने, मिसाल के या हो सकता है आपकी बात मान भी जाएं। मिसाल पे तौर पे सबसे पहले पिछले दफ़ा जब वो पावर में थे तो हमने उनकी बड़ी मिन्नत की थी कि ये जो ड्यूरेंट लाइन है इसको तस्लीम कर लें एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर। मगर वो छोड़े इस बात को कि वो तस्लीम करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, वो तो फाटा में आते थे उनके मिनिस्टर्स और आके वहाँ धन आते थे कि ये हमारे इलाके हैं और टक तक ये हमारे इलाके हैं वगैरह। जहाँ से ये TTP जो पाकिस्तानी तालिबान है उन्होंने अपना स्लोगन उठा लिया कि ये भी हमारे इलाके हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो ज़माने अब चले गए हैं। उस वक़्त तालिबान जो थे वो एक किस्म के 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने मुजाहिदीन को डिफीट करके वो आ गए, और उसमें पाकिस्तान का इतना बड़ा रोल नहीं था। अपने बलबूते पे आए थे वो, पाकिस्तान का किरदार उसमें नहीं था। इस दफ़ा पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है, उनको भी इस बात का इल्म है। अच्छा। और इसलिए मैं समझता हूँ, और इस दफ़ा उन्होंने दुनिया देख ली है। उस वक़्त तक तो नए थे बेचारे, मदरसों से निकले थे, 2 साल उन्होंने कभी बंदूक उठाई नहीं थी, फिर बंदूक उठा ली और वो मुजाहिदीन को फ़ारग कर दिया और सीज़ कर लिया पावर रातों रात। मगर इस दफ़ा तो उन्होंने बड़ी तवील जंग लड़ी है, और फिर उन्होंने दुनिया का कोई कैपिटल नहीं है जहाँ बैठ के नेगोशिएशंस नहीं की, कोई 5 स्टार होटल नहीं है जहाँ देखा नहीं, जहाँ के 5 स्टार रूम्स में नहीं रहे, और उन्हें अब एहसास हो गया है कि सारी दुनिया को अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है, हमें दुनिया की ज़रूरत नहीं है, अब दुनिया को हमारी ज़रूरत है। और दुनिया यहाँ पैसा लगाने के लिए तैयार है, हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, हम ट्रांजिट रूट भी है, और हमारे पास कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं जो लोग रोकना चाहेंगे। तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स दोनों हैं, तो हमारे पास तो बहुत कुछ है। और इसलिए अब हम कुछ करेंगे ताकि ये ना हो कि कल को फिर कोई और एंटी तालिबान फोर्स आवाम में से निकल आए, बिकॉज हम तो थोड़े हैं। तो हमने अब आवाम को भी जीतना है, साथ लेके चलना है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है तालिबान के साथ इसी किस्म की बात होगी, और तालिबान जो है वो गौर से सुनेंगे।
अभी जो पाकिस्तान बेसिकली दो चीज़ें कहेगा, एक तो ये कहेगा कि चाइना और हम आपके प्रेफर्ड पार्टनर्स होंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड हम हैं आपके, हमें तरजीह दें, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, हम यहाँ डेवलपमेंट लाएंगे, तजारत लाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, सारा कुछ हम करवाएंगे, आप हमारे साथ भरोसा करें। अच्छा, जैसे वो, और ये तालिबान, और दूसरा ये वो जो पाकिस्तान कहेगा कि जो TTP है इसको ख़त्म करना है, इसको अब बिल्कुल हमने ख़त्म करना है, ये हमारे लिए बड़ा मसला बना है। यहाँ आके जैसे कि ना हड्डी अटक जाएगी, क्योंकि शुरू में शायद कुछ अरसे तक तालिबान किसी को छेड़ना नहीं चाहेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर। एक क्वेश्चन आया, सवाल आया, आपको सुनवाती हूँ। सेठी साहब अस्सलाम वालेकुम, आमिर अहमद टोरंटो से। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जो मेरे बहुत सारे दोस्त, अहबाब, फ्रेंड्स मिलने वाले हैं कि वो बहुत ही जोश खरोश है, उनमें खुशी का इजहार कर रहे हैं वो तालिबान की कामयाबी के हवाले से, तो और वो इस उम्मीद का बरमला इजहार कर रहे हैं कि शायद इस किस्म के हालात और मामला जो हैं वो पाकिस्तान में भी मुस्तकबिल करीब में हों। तो आप इस बारे में ज़रा इजहार ख्याल फरमाइए कि क्या इस किस्म की कोई तहरीक या सूरत हाल का पाकिस्तान में मुस्तकबिल करीब के अंदर पैदा होने का कोई इम्कान है? इस्लामी निज़ाम, खिलाफत का निज़ाम, यहाँ लोग पाकिस्तान में बड़े खुश हो रहे हैं। देखिए, दो किस्म के लोग खुश हो रहे हैं और एक किस्म के लोग हैं जो बड़े फ़िक्रमंद हैं। खुश वो लोग हो रहे हैं जो कि इस किस्म की तालिबान किस्म की इनकलाब पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। इससे ऐसी तंजीमें हैं इस मुल्क में, TTP तो छोड़ देना, वो तो अभी है ही है, अगर और भी ऐसी तंजीमें हैं जो कि समझती हैं कि मिलिटेंट इस्लामिक किस्म की रियासत होनी चाहिए यहाँ, वो रियासत नहीं जो इमरान खान साहब बात करते हैं, इनकलाब के ज़रिए एक रियासत आनी चाहिए, जैसे तालिबान लेके आए हैं या जैसे ईरान में आई है, ऐसी यहाँ होनी चाहिए। और ऐसे लोग हैं और तंजीमें भी हैं, और वो किसी न किसी, और उनकी ये उम्मीद है कि यहाँ जितने हालात बिगड़ेंगे, क्योंकि मईशत गिर रही है, बुरे हालात हैं, अगर ये ठीक नहीं होते तो ये मेन स्ट्रीम सियासी जमातें इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगी, वो उठाएंगे। अभी आपको पता है कुछ तंजीमें यहाँ ऐसी हैं जो कि इलेक्शन के अंदर बैन किया हुआ है, मगर वो इलेक्शन के अंदर फिर भी 5-6% रजिस्टर्ड है ना इलेक्शन कमीशन में, जो भी है, अब उनको बैन भी किया हुआ है, रजिस्ट्री भी हुई है, तो वो तो ज़ाहिर है सोच रहे होंगे हमारा वक्त भी आएगा और हम तंजीम पक्की करें, देखें यहाँ क्या हुआ और लोगों को साथ लेके चलें। एक तो ये, दूसरी वो लोग हैं जो कि मैं समझता हूँ कि मिसगाइडेड हैं, उनको अमेरिका से नफ़रत है। अच्छा। उनको तालिबान से इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी अमेरिका से नफ़रत है। ये मिडिल क्लास की एक नेशनलिस्ट पोजीशन है, साम्राज्य पावर है, बड़े लोगों को नफ़रत है, आपको भी है, मुझे भी है, हर लोगों को है, मगर हम फिर उसको एक पर्सपेक्टिव में रखते हैं। मगर ये ऐसे लोग हैं जो भूल जाते हैं, और वो बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका की शिकस्त हुई है, एक साम्राज्य की शिकस्त हुई है, इट डजंट मैटर किसने की है, जिसने भी की है उसको सपोर्ट किया। बुग़्ज़ अमेरिका में ऐसा हो रहा है, बुग़्ज़ अमेरिका में, तो ऐसे दो किस्म के लोग हैं। अच्छा, मगर हकीकत ये है कि इतनी खुशी नहीं मनानी चाहिए। अमेरिका को तालिबान ने निकाल दिया, 20 साल की जंग लड़ी, आप इस वक्त अमेरिका के आगे भीख मांग रहे हैं, आपकी मईशत कम्प्लीटली डिपेंडेंट है उसके ऊपर। यहाँ हमारे कुछ मिनिस्टर साहब भी बड़े साहिबान हैं जो कि इस किस्म के बयानात दे रहे हैं बड़े खुशी के, उनको भी सोचना चाहिए। ये स्टेट टू स्टेट रिलेशंस हैं, आप अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर मेहरबानी करके आप उसकी खुशी में ना अपनी पार्टनर ना बने, आप अपना ख्याल करें। अच्छा, वो अफ़गान जो हैं वो भी खुश नहीं है, वहाँ भी तो आप देखें ना डिवीज़न हो गई है, एक किस्म के टेक ओवर हो गया ना, वहाँ मिलिट्री विक्ट्री है ना ये, तो मिलिट्री विक्ट्री तो अभी तो जाके बननी है इत्तेहाद वहाँ। ठीक है, आप कह रहे हैं अनसर्टन है, एवरीथिंग इज अनसर्टन एंड नॉट डिसाइडेड। ये अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करती तालिबान की हुकूमत। ठीक है, अवाम को रिप्रेजेंट करने के लिए वो एक अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर अवाम के नुमाइंदे जो हैं और भी नेशनैलिटीज़ हैं, पश्तूनों के अंदर मुख्तलिफ लोग हैं, अच्छा। उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा, फिर जाके स्टेबिलिटी आएगी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इतनी पाकिस्तान में इतनी खुशी का इजहार नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहाँ ये हो गया, अमेरिका की शिकस्त हुई, उससे सबक हमें सीखने चाहिए कि अमेरिका का ग़ुलाम नहीं बनना चाहिए कि कल को फिर वो उठ के चले जाएंगे, और एक दफ़ा नहीं, हम हमेशा वो करते हैं। तो हमें अब समझ आनी चाहिए कि किस तरीके से हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बात करनी है। मगर ये कि हमें ये इस बात की खुशी हो रही है कि एक इंतहा पसंद तालिबान जो कि अभी हमने देखना है कि वो बदले हैं या नहीं बदले। और देखिए अभी वो गुड तालिबान बैड तालिबान का भी मसला हल नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि ये गुड तालिबान है और वो जो है टीटीपी वाले वो बैड तालिबान है, कल को पता चला वो दोनों एक बन गए हैं। अभी हाल ही में एक ब्रीफिंग के अंदर एक सीनियर कमांडर कह रहे थे कि अब कोई फ़र्क नहीं है, गुड तालिबान बैड तालिबान सारे तालिबान एक जैसे होते हैं। तो अगर एक जैसे होते तो मसला बन जाएगा ना, तो इसलिए हमें ज़रा मोहतात करनी है, खुशी का इज़हार नहीं करना चाहिए।
कदम फूंक फूंक कर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना होंगे, और क्योंकि सूरत हाल अभी गैर यकीनी है तो इस पर कोई यकीनी तबसरा भी नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को इसमें फरीक कभी नहीं बनना चाहिए। टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर है, आप सेठी साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं, मुख्तसर दौरानिए का अपना वीडियो मैसेज भेजिए और फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए लाने के बाद।